नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम MPTET वर्ग 3 2022 के जो पेपर हुए थे, तो आज की वीडियो में हम 6 मार्च 2022 को शिफ्ट 1 के पेपर को हल करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, हम हिंदी भाषा से शुरू करेंगे। यह हिंदी भाषा की पेडागोजी है। यदि कोई बालक पढ़ते समय त्रुटियां यानी गलती करता है तो शिक्षक को उसे टोकना चाहिए, हमें उसकी गलतियों को टोकना नहीं है। स्वयं सही पठन करके बताना चाहिए, उसे शिक्षक चाहिए या बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इसका आंसर होगा स्वयं सही पठन करके हमें उसको बताना चाहिए, क्योंकि हमारा अनुकरण करके बच्चे सीखते हैं। निम्न में से भाषाई विविधता के अंतर्गत डैश नहीं आता है, यानी भाषाई विविधता मतलब बहुत सारी भाषाएं, विविधता मतलब क्या होता है, बहुत सारी चीजें। तो भाषा की कक्षा में एक संसाधन है, ये तो आता है भाषाई विविधता में। हमारी कक्षाओं की वास्तविकता है, यह भी आता है। बालकों के संज्ञानात्मक विकास की पहचान है। शिक्षक सामग्री का प्रयोग, तो यह इसमें नहीं आता है। अगला है हमारा, निम्न में से मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी मनोवैज्ञानिक शालाएं हैं तो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, ये इलाहाबाद में स्थित है। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में डैश का आधार मुख्य है, पाठ्य पुस्तक का, समाज सांस्कृतिक परिवेश का, शिक्षक द्वारा अर्थ बताना या समाज सांस्कृतिक परिवेश एवं शिक्षक द्वारा अर्थ बताना। तो ये बृहत हो गया, इसमें ज़्यादा चीज़ें शामिल की गई। तो यही हमारा आंसर, यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा समाज सांस्कृतिक परिवेश, यानी इसमें सभी चीज़ें शामिल हो जाएंगी, समाज भी शामिल है, सांस्कृतिक परिवेश भी शामिल है। तो यह इसका मुख्य है। शिक्षक द्वारा अर्थ बताना ये मुख्य नहीं हो सकता, गौण हो सकता है। अगला है हमारा, योगात्मक मूल्यांकन होता है। 2 प्रकार के मूल्यांकन होते हैं, आप सभी को पता होगा। तो योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है, साल में 1 बार, साल में 2 बार, साल में 3 बार या साल में 4 बार। तो योगात्मक मूल्यांकन साल में 2 बार होता है। अगला है, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है। तो बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि मतलब बहुसंस्कृति से आने वाले बच्चे उस कक्षा में हैं। अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए। भाषा सिखाने के लिए व्याकरणिक नियमों का अधिकाधिक, तो अधिकाधिक यहाँ पर उपयोग है, मतलब हमें किसी चीज़ का ज़्यादा मात्रा में भी प्रयोग नहीं करना है, बहुत ज़्यादा। अधिकाधिक मतलब बहुत ज़्यादा, तो ये गलत होगा, ये भी गलत होगा। भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। सहज मतलब स्वाभाविक स्थिति बन सके, जिसमें अपने आप बच्चा सीखे। और क्या होगा, परिवेश यानी वातावरण निर्माण करेंगे। तो यह सबसे हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, शीलन विकार ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया या संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, भाषा शिक्षण के संप्रेषण परक उपागम भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देते हैं, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देते हैं। ये हमारा आंसर होगा। भाषा शिक्षण का संप्रेषण मतलब अपनी व्यक्त कर पाना, तो भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। अगला है हमारा, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है। प्राइमरी कक्षाओं में मुहावरे और लोकोक्तियों का ज्ञान नहीं, कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता नहीं, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता नहीं। प्राथमिक स्तर पर है कि अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कौशल विकसित हो सके। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, लिखना एक बेहद जटिल प्रक्रिया है। देखो यहाँ भी बहुत ज्यादा, बेहद जटिल तो नहीं कह सकते, जटिल है लेकिन बेहद जटिल नहीं। एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जा सकता है। अनिवार्य लिखा हुआ है, अनिवार्य कुशलता जल्दी, तो जल्दी भी प्राप्त नहीं किया जाना है। एक तरह की बातचीत नहीं है। एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है, यानी यांत्रिक प्रक्रिया, यहाँ पर क्या आ गया, एक अत्यंत शब्द आ गया, मतलब बहुत ज्यादा। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक तरह की बातचीत ही है। लिखना भी क्या होता है, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, तो ये भी एक तरह की बातचीत है। अगला है हमारा, भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिग्रहण हेतु सबसे प्रबल पक्ष कौन सा है। तो भाषा के अधिग्रहण के लिए देखो यहाँ पर जहां भी केवल लगा है, ये आंसर नहीं होगा। केवल मतलब किसी चीज को सीमित कर देना, तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ आंसर हो जाएगा सुनना और पढ़ना। अगला है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का निम्न में से कौन सा तरीका सर्वाधिक प्रभावी होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर तो पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में आए किसी व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट करना, किसी भी व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट ना करना, ये तो गलत होगा। बच्चे के अलंकार और रसों के प्रति अत्यधिक, यानी देखो यहाँ पर अत्यधिक आ गया, बहुत ज्यादा मात्रा में किसी एक पक्ष पर ध्यान नहीं देना है। बच्चों का भाव केवल शब्दार्थक, देखो केवल आ गया, ये हम कीवर्ड हैं आपको, ये यहाँ पर आएंगे, ये आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्न में से उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में परिवार, पड़ोस और विद्यालय के साथ साथ
अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो निम्न में से कौन है जो विद्यालय, पड़ोस, इनके साथ साथ जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो वो होते हैं संचार के माध्यम, टीवी हो गया, मोबाइल्स हो गए, ये सारी चीज़ें, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स। अगला है भाषा के पाठ्य पुस्तक डैश से संबंधित पाठ होने चाहिए, विज्ञान से, संस्कृति, साहित्य से। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। प्राथमिक भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि बच्चे की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े। बच्चे को मुख्य शीर्षक याद है, याद हमें किसी भी चीज़ को नहीं करवाना है। बच्चे प्रमाणित लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं, ये हमारा आंसर होगा। अगला है, अब यहाँ से हमारे पैसे चालू हो जाएंगे। आप सभी को पता होगा कि हिंदी में 15 नंबर की पेडागॉजी रहेगी और 15 नंबर के यहाँ पर सब्जेक्ट रहेगा, जिसमें एक गद्य एक पद्य देखने को मिलेगा, जिसमें से गद्य और पद्य में आपको कुछ व्याकरणों के प्रश्न मिलेंगे और कुछ उन्हीं में से आपको ढूंढने पड़ेंगे। अब यदि हम अगले सेक्शन पर जाएं तो अब हमारा अगला सेक्शन आ जाएगा गणित। तो हम गणित को हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें योग का पता लगाना है, यानी इनको हमें जोड़ना है। तो आप देखेंगे यदि हर समान है तो हम ऊपर की संख्या को डायरेक्ट जोड़ देंगे। पहली बात तो हम ऑप्शन में से देखेंगे हमारे हर का कौन सा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में हमारा हर है पहली चीज़, तो आपको जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 89, 98, यहीं से हमारा सवाल हल हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम हम कब लेते हैं, जब हर अलग अलग होते हैं। यहाँ समान है तो नीचे यही संख्या आएगी, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। हल करने की हमें यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। एक मिनट, हाँ यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यही हमें हल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला हम देखेंगे तो एक टीवी की कीमत 96% 10,446 रुपये है। इसकी कुल लागत क्या है? तो यानी 96% के बराबर कितना है हमारा, ये 10,446। कोई भी चीज़ हमेशा रहती है तो कितने प्रतिशत के बराबर रहती है? तो 100% के बराबर रहती है। तो 96% बराबर 10,464 और 1% के बराबर क्या हो जाएगा, 10,464/96। यदि हमें 100% निकालना है तो हम गुणा 100 कर देंगे। इसको यदि हम हल करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला, एक निश्चित वस्तु पर उत्पाद शुल्क 950 रुपये घटाकर 760 कर दिया गया है। उस वस्तु पर उत्पाद शुल्क में कितने प्रतिशत की कमी आई है? भाई 950 से 760 हो गया, यानी कमी कितने की आई है? तो 800, 150, 190 रुपये की कमी आई है। तो हमें ये निकालना है कि 190 450 का 950 का कितने प्रतिशत है? तो 190 गुणा 100 बटे में हमारे नीचे आ जाएंगे 950। भाई 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 19 से कम 19, 19 पंजे 95, 5 20 100, यानी 20% की कमी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा 3 ऋण 7 6 12 ऋण 2 का औसत निकालना है। तो भाई इनको हमें जोड़ के और उन संख्याओं से भाग दे देंगे। तो 3, पहले हम धन वालों को जोड़ लेंगे। तो 3 और 6 9, 12 12 6 18, 3 21 ये हो जाएंगे। ऋण 7 तो ऋण 2 तो ऋण 9 हो जाएंगे, ये कट जाएंगे। तो 20 यहाँ बचेंगे 12, 12/5, 12/5 तो 5 दूनी 10 और 5 चौको 20, 2.4 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, इसका औसत ज्ञात करना है। तो इनको भी जोड़ दें। 13 7 20, 10 यहाँ पर हो जाएंगे 13 6 19, 10 29 और 7 35 और 1 36, 36 20 56 और 3 59, 59 और 20 50 20 70 79, 79 को यदि हम भाग, 1 मिनट, शायद थोड़ी सी गड़बड़ हो गई जोड़ने में, हम फिर से जोड़ेंगे। इकाई को जोड़ लेते हैं। 3 और 1 4, 7 11, 7 4 11, 3 14 6 20 की 0 हासिल 2, 2 और 2 4 और 1 5, 1 6 और 2 8, 8 मतलब 8 में 5 से भाग देंगे तो 16 हमारा ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। अगला है पहली 5 सम संख्याओं का औसत। तो पहली 5 सम संख्याएं कौन सी होती हैं? 2 4 6 8 10, इनको जोड़िए। 10 ये हैं और 10 ये हैं 20 और 10 ये हैं 30, 30/5 6 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला है हमारा 5 घटनाओं का औसत 66 है। पहली 2 घटनाएं 70 और पहली 2 घटनाएं औसत 70 और अंतिम 2 घटनाओं का औसत 65 है। तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यानी 5 घटनाओं का औसत है टोटल 66। तो पाँचों को यदि हम जोड़ेंगे तो 5 छक्का 30 और 5 छक्का 30 और 3 33 हो जाएंगी। भाई पहली 2 घटनाएं तो कितनी हो जाएंगी? 70 है औसत, तो 140 इनका योग हो जाएगा। 65 दूनी 30 इनका योग हो जाएगा। यदि हम इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 140 270, 240 270 हो जाएंगे। 270 इसमें से घटा देंगे हम तो 0, 3 में से 7, 13 में से 7 घटेंगे तो कितने बचेंगे? 6, यहाँ पर आ जाएगा 60 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है हमारा 3 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 2 3 और 5 है तो सबसे छोटे की आयु ज्ञात कीजिए। अब इसको आयु को हम मान लेंगे 2x 3x और 5x। यदि हम तीनों को जोड़ेंगे तो 5 और 3 8 और 2 10x, 10x के बराबर कितना है? इन सभी का औसत दिया हुआ है 20। 3 लड़के हैं तो टोटल का योग कितना हो जाएगा? 20 3 60।
10 से काटेंगे x बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। किसका आयु निकालना है भाई, तो हमें निकालना है सबसे छोटे की यानी 2 वाले की, तो 6 दूनी 12, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत बेसिक गणित पूछी जाती है। अगला है, एक फुटबॉल टीम के 20 खिलाड़ियों की औसत आयु 24 है, 8 का औसत 21 है, शेष 12 खिलाड़ियों का औसत निकालना है। तो भाई 20 की औसत आयु कितनी है, 24, तो टोटल का योग कितना हो जाएगा 480। भाई 8 का औसत 21 है, तो 21 अट्ठे 168, यदि हम ये घटा देंगे तो बाकी कितने हो जाएगा, बाकी के लड़कों का जो 8 का औसत 21 है, तो शेष 12 खिलाड़ियों की औसत आयु निकालनी है। तो यदि हम 21 की इनमें से 8 की आयु घटा देंगे टोटल योग में से, तो कितनी 12 खिलाड़ियों की योग बचेगा हमारे पास। तो 16 में से 8 गए तो 8, 7 में से 6 गए तो 1, 4 में से 1 गए तो 3, 318 को यदि हम 12 से भाग देंगे तो 12 दूनी 24, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका 26 आंसर हो जाएगा हमारा। 12 इसका हमारा आंसर आ जाएगा 26। इसको इसी प्रकार से करना है। अगला हम देखेंगे तो निम्न में से कौन सी संख्या 26 से विभाज्य है। ये सारे आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, इसका एकमात्र उपाय है आप विभाज्यता के नियम को बहुत अच्छे से पढ़ लें तो आपसे ये सारे बन जाएंगे, या फिर आप सीधा सीधा भाग करके देख सकते हैं, या फिर आप इसको एक प्रकार से और कर सकते हैं। 26 है तो 26 को लिख सकते हैं हम 13 गुणित 2, तो भाई यदि 26 से विभाज्य है तो 13 से भी विभाज्य होगा और 2 से भी। और 2 से विभाज्यता का नियम है कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए भाई, सम संख्या। तो 3 ऑप्शन में सम संख्या है। अब एक ऑप्शन अपना कट गया, बाकी 3 में आप 13 से भाग देके देख लीजिए, जिसमें चला जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, निम्न में से कौन सी संख्या 26 से विभाज्य। यहाँ भी वही टेक्निक आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर सभी में भाग देकर देख सकते हैं। यदि आपकी कैलकुलेशन तेज है तो आप डायरेक्ट भाग देख सकते हैं। कौन सी संख्या 18 से विभाज्य है, तो यहाँ भी मैं आपको नियम बता देता हूँ क्या होता है। 18 से विभाज्य यानी उसके गुणनखंड 9 और 2 से भी विभाज्य होगी। 9 का नियम क्या है भाई, जो संख्या के अंकों का योग 9 से कट रहा है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। यहाँ हम देखें तो 9 ये कट जाएगा, 6 3 9, 6 3 9। पहली संख्या है जो 9 से विभाज्य होगी, इकाई का अंक 6 है, तो मतलब 2 से भी विभाज्य होगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सी हमारी 24 से विभाज्य है। तो इसके लिए आप सीधा कर सकते हैं भाई, 24 से डायरेक्ट भाग भी दे सकते हैं, या आप इसमें 8 और 3 का नियम लगा सकते हैं। 3 का नियम क्या है कि अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। और 8 का नियम क्या है, लास्ट के 3 डिजिट यदि विभाजित हैं तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगला है कौन सा 18 से विभाज्य, यहाँ आप 9 गुणा 2 का नियम लगा सकते हैं। अगला है, निम्न में से कौन 6 से विभाज्य, इसको डायरेक्ट भाग दे सकते हैं, ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं है। यदि आपको डायरेक्ट नहीं देना तो 2 गुणा 3 का भी नियम लगा सकते हैं, या सीधा इजी पड़ेगा 6 से भाग देना। अगला है हमारा कौन सा 8 से विभाज्य, तो 8 का आपको पता होगा लास्ट के 3 डिजिट जिस संख्या के 8 से विभाज्य होंगे वह संख्या भी 8 से। जैसे हम पहले वाले में ट्राई करें तो लास्ट के 3 डिजिट हैं 272, तो यदि हम इनको भाग देंगे तो 8 3 24, 3 बचे, 8 चौको 32। देखिए लास्ट के 3 डिजिट विभाजित हैं, यानी यह पूरी संख्या भी 8 से कटेगी। अगला है, निम्न में से भिन्नों में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न, इसका एकमात्र उपाय है आप इसको भाग करके देखें और जो संख्या दशमलव के 2 अंकों तक निकालना है आपको, जो संख्या बड़ी रहेगी वो आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, निम्न में से छोटी भिन्न, इसको भी इसी प्रकार से करना है। थोड़े कैलकुलेटिव इसलिए दिए जाते हैं ताकि आपका थोड़ा सा समय लगे, हालांकि इसमें आपका बहुत जल्दी सवाल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा समय बचता रहता है, तो आप गणित को आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि अन्य जो पोर्शन रहते हैं जैसे हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, या इंग्लिश हो गया, या किसी भी हम पोर्शन की बात करें बाल विकास, तो उनमें ज़्यादा सोचने की वो नहीं रहती है। बहुत से बहुत आप 30 सेकंड में हर प्रश्न को हल कर सकते हो, तो यहाँ पर आप गणित को ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। लंबाई इकाई, चौड़ाई b इकाई और ऊंचाई h इकाई है का घनाभ है, घनाभ का पार्श्व है, तो 2l, इसका हमारा जो फॉर्मूला होता है वो इसका आंसर हो जाएगा 2h l × l धन b, ये हमारा आंसर हो जाएगा पार्श्व मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगला है, शंकु की ऊंचाई h है और त्रिज्या 2r है। शंकु का आयतन आप सभी को पता होगा 1/3 पाई आर है, शंकु का आयतन पूछा गया है तो शंकु का आयतन हो जाएगा हमारा 4/3 पाई आर स्क्वायर h। एक शंकु की ऊंचाई h है, तो शंकु का आयतन पूछा गया है, तो शंकु का आयतन हो जाएगा हमारा 4/3 पाई आर स्क्वायर h। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, सीधा सीधा फॉर्मूला हमसे पूछ लिया गया। अगला है, एक वर्ग के क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बीच अनुपात क्या होता है, तो इसको आप सीधा याद भी रख सकते हैं, 1:2 होता है, या इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। अगला है, 2 वर्गों के विकर्णों का अनुपात 2:3 है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो भाई विकर्णों का अनुपात 2:3 है, तो क्षेत्रफल का क्या होगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए, 2 दूनी 4 और 4:9, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला है,
जिस प्रक्रिया द्वारा गणित में एक बच्चे के कमजोर क्षेत्रों को पहचाना जाता है वह क्या कहलाती है? तो नैदानिक कार्य। पहले आप सभी को पता होगा नैदानिक कार्य किया जाता है, फिर उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। नैदानिक मतलब डायग्नोस्टिक वर्ग, इस इंग्लिश में आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे आप जाते हो डॉक्टर के पास तो और डॉक्टर आपको क्या करता है? डायग्नोस्ट करता है, यानी आपको देखता है, निदान करता है, आपका परीक्षण करता है कि आपको क्या दिक्कत है, फिर उसके बाद आपका उपचार किया जाता है। अगला है शैलजा किसी संख्या को भिन्न प्रकार से व्यक्त करती है। उदाहरण के लिए 4 बराबर 2 धन 2 या 4 बराबर 1 धन 3 आदि वह संख्या के विकासात्मक किस चरण में है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विभाजन के चरण में, क्योंकि वह संख्या को अलग अलग तरीके से विभाजित कर रही है। गणित की कक्षा में एक शिक्षक को सहायुक्त नहीं होना चाहिए। छात्रों के पिछले ज्ञान के अंतर का आकलन करना, अवधारणा को वास्तविक जीवन से जोड़ना नहीं करना चाहिए, तो ये तो करना चाहिए। उज्ज्वल छात्रों पर केंद्रित, केवल किसी हमें छात्रों पर केंद्रित नहीं करना है, शिक्षक का कार्य कि सभी छात्रों पर बराबर ध्यान देना। अगला है हमारा 2005 एनसीएफ 2005 के अनुसार गणितीकरण बच्चों के लिए गणित की शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो गणितीय प्रदर्शन, तर्क एवं अमूर्तता, तार्किक चिंतन या दिए गए सभी विकल्प, तो ये सही विकल्प हो जाएंगे एनसीएफ 2005 के अनुसार, ऑप्शन नंबर डी। अगला है गणित में विद्यार्थियों को कार्य देना डैश, टेक्निक, एबी प्रचार, शिक्षण का सिद्धांत या शिक्षण के मैगजीन, तो इसका आंसर है टेक्निक। अगला है सही विकल्प चुने 125 का 5% 6.25 रुपये है। सत्य असत्य इस प्रकार के प्रश्न किससे संबंधित है? तो यह वैकल्पिक उत्तर है, या ये समापन प्रकार है, सरल स्मरण है, या बहुविकल्पीय है? तो ये वैकल्पिक उत्तर है भाई। बहुविकल्पीय मतलब क्या हो जाता है? जिसमें बहुत सारे विकल्प हों, लेकिन ये वैकल्पिक यानी इसमें 2 विकल्प हैं, हाँ या ना, सही या गलत, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला है हमारे बच्चों की योग्यता और क्षमता के अनुसार सीखने का अवसर मिलता है, यह एक विशेषता है डैश, गणित के क्षेत्र में स्वाध्ययन, गणित में निगरानी अध्ययन, ऑप्शन नंबर बी इसका हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा गणित में व्याख्यान रणनीति का प्रमुख दोष है। व्याख्यान मतलब व्याख्या देना, आप देखते हैं लेक्चरार करते हैं जो व्याख्या देते हैं, तो इसका प्रमुख दोष क्या है? निष्क्रिय कक्षा, गैर मनोवैज्ञानिक, यह भी सही है, ये भी इसके दोष है। प्रेरणा की कमी, ये भी दोष है कि जल्दी उबाऊ हो जाते हैं बच्चे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है अब यहाँ से हमारी पर्यावरण शुरू हो जाती है। तो पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है क्या है भाई? तो पर्यावरण की स्थिति के बारे में जागरूकता एवं पर्यावरण के प्रति संवेदनशील समाज का निर्माण करना, या उचित व्यवहार सिखाना, संवेदनशील समाज का निर्माण करना, या मानवता को समझना, या मूल्य शिक्षा का महत्व। तो ये सारे जो ऊपर के 3 ऑप्शन हैं ये सारे इसमें शामिल हो जाएंगे। आप सभी को पता होगा कि पेडागोजी में वो ऑप्शन सही माना जाता है जो सबसे ज़्यादा चीज़ों को अपने में समेटे हुए। देखो मूल्य शिक्षा में ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे, उचित व्यवहार, संवेदनशील समाज का निर्माण, मानवता को समझाना, या पर्यावरण की स्थिति के बारे में। तो यदि आप मूल्यों की शिक्षा दे रहे हैं तो ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हो जाएंगी। अगला है वायु प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध विकल्प है? तो प्रबंधन विकल्प है। स्वच्छ ईंधन का उपयोग करके परिवहन योजना को नियंत्रित करना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है एक पारिस्थितिक तंत्र में बड़ी संख्या में जुड़ी खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर डैश बनाती हैं जिससे पारिस्थितिक संतुलन स्थापित हो जाता है, तो इसका आंसर होगा खाद्य जाल बनाती हैं। अगला है खनन में शामिल प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दे निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दा है इसमें जंगल ह्रास और पारिस्थितिकी का विघटन। किसी क्षेत्र में किसी निश्चित समय पर किसी पारितंत्र में जीवित पदार्थ का कुल बायोमास क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टैंडिंग क्रॉप यानी खड़ी फसल। अगला है हमारा जल में होने वाली कृमिक अवस्थाओं को क्या कहते हैं? तो जल में होने वाली कृमिक अवस्थाओं को हाइड्रोशेरे कहते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है हमारा एक शाकाहारी को यह भी कहा जा सकता है प्राथमिक उपभोक्ता, शाकाहारी को प्राथमिक उपभोक्ता भी कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम कहलाता है कि किसी भी जंगली पक्षी के घोंसले को जानबूझकर लेना, नुकसान पहुंचाना या नष्ट करना अवैध है जबकि यह उपयोग में है, बनाया जा रहा है, या किसी भी जंगल पक्षी का अंडा लेना या नष्ट करना गैर कानूनी है, तो ये किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो ये होगा वन्य जीव एवं ग्रामीण इलाके अधिनियम 1981। अगला है निम्नलिखित में से भारत के किस स्थान को ठंडा मरुस्थल कहा जाता है? तो ये लेह या लद्दाख, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए जोड़ी में काम करते हैं? तो इनका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सनबर्ड्स। अगला है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना किसके लिए की गई थी? तो लोगों के बीच सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, या पूरे भारत की ऐतिहासिक संरचनाओं के लिए कानूनी प्रावधान, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है वे पक्षी जो अपने घोंसले को पत्तियों से ढकते हैं जिनमें जीवाणु रोधी गुण होते हैं कहलाते हैं,
कौन से पक्षी हैं? तो ये हो जाते हैं स्टारलिंग पक्षी। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार उन परिस्थितियों और प्रथाओं को संदर्भित करता है जो स्वास्थ्य को बनाए रखने और प्रसार को रोकने में मदद करती हैं डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, स्वच्छता। अगला है WASH यानी वाश का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाटर सैनिटेशन हाइजीन। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है मनुष्यों को अंतरिक्ष में भेजने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका डैश देश है? तो ऑप्शन नंबर बी, दूसरा देश है। पहला देश रशिया, मेजर यूरी गंगारिन। अगला है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो कि 1904, इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। अगला है हमारा 2008 में एंट्रिक्स कॉरपोरेशन को निम्नलिखित में से किस श्रेणी का दर्जा दिया गया था? एंट्रिक्स कॉरपोरेशन, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा मिनी रत्न श्रेणी 1। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का पहला सफल प्रक्षेपण कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1994। हाल ही में उपग्रह एमेजोनिया 1 को इसरो के PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक रॉकेट, कभी कभी ये फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, फरवरी 2021 में लॉन्च किया गया था। यह उपग्रह किस देश से संबंधित है? तो एमेजोनिया है जो हमारा ब्राजील से संबंधित है। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा PSLV का प्रक्षेपण असफल रहा? तो PSLV D1 जो कि इसका असफल रहा था प्रथम प्रक्षेपण। ये बहुत बेसिक पूछे गए थे शुरू की शिफ्टों में। बिल्कुल आप सभी को पता होगा कि जब आप लूसेंट को पढ़ेंगे, जब अंतरिक्ष वाले पोर्शन को पढ़ेंगे, तो फर्स्ट 2 या 3 पेजों के पूरे क्वेश्चन रेगुलर शिफ्टों में पूछ लिए गए थे, जिससे पेपर बहुत आसान हो गया था प्रारंभिक शिफ्टों की। अगला है PSLV की ऊंचाई कितनी है? तो PSLV की ऊंचाई है हमारी 44 मीटर। अगला है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NISL को किस वर्ष में गठित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2019। जनवरी 2022 तक निम्नलिखित में से कौन सा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक थे? 2022 के पूछे गए थे, तो राधाकृष्ण दुरा जी। भूतुल्यकाली उपग्रह प्रमोटक रॉकेट मार्क 2 GSLV मार्क 2 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला है भूतुल्यकाली उपग्रह प्रमोटक रॉकेट यानी GSLV मार्क 3 ने किस वर्ष सफलतापूर्वक GSAT 19 को अब कक्षा में स्थापित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2017। भारत में पहली बार पुनः उपयोगी प्रमोचक रॉकेट प्रौद्योगिकी प्रदर्शक RLVDT का असफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर होगा 2016। अगला है अब यहाँ से हमारी जो पेडागोजी शामिल हो जाती है, तो रचनात्मक अभिव्यक्ति की सुविधा प्रदान करने वाली युक्तियाँ क्या हैं? टीम वर्क को प्रोत्साहित करें, फिर भी प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान दें, सही हो जाएगा ये। कक्षा में एक गैर तनावपूर्ण लेकिन प्रतिस्पर्धी माहौल बनाएं, तो मेरे हिसाब से तो केवल एक, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। हमें ज़्यादा प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है, इसका आंसर होगा टीम वर्क को प्रोत्साहित करना है। अगला है EVS में रचनात्मक अभिव्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? रचनात्मकता मतलब होता है क्रिएटिविटी या कुछ नया करना, तो रचनात्मकता सीखने को उत्तेजित करती है। बहुमुखी सोच की प्रक्रिया रचनात्मकता को बाधित करती है, सही नहीं है, नेगेटिव पूछा है, तो ए वाला तो पॉजिटिव हो गया। रचनात्मकता पर्यावरणीय मुद्दों का जवाब दे सकती है, सी भी पॉजिटिव है। और डी रचनात्मकता परिवर्तन को प्रबंधित करने की क्षमता को बढ़ाती है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, जो कि एक नेगेटिव है, बाधित नहीं करती है। अगला है नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। कक्षा में एक गैर तनावपूर्ण माहौल बनाएं, बिल्कुल सही बात है। बच्चे के लिए सीखने का एक मजेदार माहौल बताएं, कठिन डैश से संबंधित हैं, किस चीज़ से संबंधित है? रचनात्मक अभिव्यक्ति की सुविधा के लिए युक्तियों से संबंधित है। अगला है स्रोत विधि की सीमाओं को चिन्हित करें, मूल स्रोत तक आसान पहुंच नहीं, बहुत जटिल और तकनीकी, तो इसकी सीमाएं कौन कौन सी हैं? तो ये दोनों ही इसकी सीमाएं हैं। अगला है हमारा लिमिटेशन, सीमाएं मतलब हो जाती हैं यहाँ पर लिमिटेशन से होता है मीन। अब यहाँ पर हमारी इंग्लिश चालू हो गई, इसमें भी आपको 2 प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेंगी, 15 का सब्जेक्ट और 15 की रहेंगे आपको पैसेज में उसी में से ढूंढकर आपको लिखने पड़ेंगे आंसर, और कुछ आपको बेसिक सी ग्रामर भी पूछी जा सकती है। अब हम अगला सेक्शन जो कि हमारा अंतिम सेक्शन है, हम देखेंगे हमारे उसको क्या कहते हैं, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र को, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि आप बाल विकास को अच्छे से कवर करते हैं तो अन्य सभी विषयों की पेडागोजी आपकी ऑटोमेटिक कवर हो जाएगी। तो हम चलिए शुरू करते हैं।
कौन सा मानसिक विकार है? तो मानसिक विकार कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा तंत्रिका रोग यानी न्यूरोसिस एक मानसिक विकार है। अगला, थूकना तथा बबलाना का संबंध है, तो इसका संबंध हो जाएगा भाषा विकास से। आप सभी को पता होगा बच्चा सबसे पहले बबलाना ही सीखता है। खालिस्तान के अनुसार व्यवहार एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। व्यवहार एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन है, तो जेबी वाटसन के अनुसार व्यवहार मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण है बालक के उचित देखभाल के लिए, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए। भाई देखो, ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसमें सभी चीज़ें शामिल हो जाए, तो उचित देखभाल भी इसमें आ जाएगी, बालक के विकास को नियंत्रित करना, ये सारी चीज़ें आपको इसी में सम्मिलित हो जाएंगी कि बालक का सर्वांगीण विकास मतलब संपूर्ण विकास। अगला है हमारा लेखन विकार का अर्थ है पढ़ने में कठिनाई, नहीं लिखने में कठिनाई, तो यही हो जाएगा भाई लेखन विकार यानी लिखने में कठिनाई। बालक की विकास प्रक्रिया कैसे बढ़ती है? सरल से जटिल, जटिल से सरल, विशिष्ट से सामान्य, सामान्य से विशिष्ट, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सामान्य से विशिष्टताओं की ओर बढ़ती है। मस्तिष्काभिमुख नियम सेफेलोपोडल लॉ डैश से संबंधित है, विकास से संबंधित है, ये विकास के नियम है या विकास के सिद्धांत है। अगला है प्रसव की प्रथम अवस्था क्या कहलाती है? तो प्रसव की प्रथम अवस्था होती है विस्तारण, कॉन्ट्रैक्शन। अगला है हिलना, अवसाद, डर, भय खालिस्तान के लक्षण है। हिलना, अवसाद, डर और भय ये मानसिक बीमारियों के लक्षण हैं। अगला है हमारा जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार हैं, तो अंतर्मुखी और बाहिर्मुखी दो प्रकार के प्रकार बताए थे भाई व्यक्तित्व के जुंग के महोदय। अगला है बालकों के व्यक्तित्व पर प्रभुत्वशाली अभिवृत्ति का प्रभाव पड़ता है। प्रभुत्वशाली अभिव्यक्ति का प्रभाव पड़ता है असुरक्षा की भावना। अगला है हमारा मानव व्यक्तित्व निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो ओनली अनुवांशिकता बिल्कुल नहीं, केवल आ गया, ये आंसर नहीं होगा। पालन पोषण एवं शिक्षा, अनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया, इसमें सभी चीजें शामिल हो जाएंगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है कक्षा में चर्चा के दौरान एक शिक्षक अक्सर लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह एक उदाहरण है जेंडर बायस का, यानी लिंग भेद का। लिंग भेदभाव कर रहे हैं यदि आप लड़कियों के या लड़कों पर या किसी भी एक पर यदि आप ध्यान दे रहे हैं। कौन सा घटक मंद बुद्धि बालक के लिए आवश्यक नहीं है? सीखने की मंद गति, ये तो सही है। शारीरिक दोष भी होते हैं, अमूर्त चिंतन का अभाव भी होते हैं, मौलिकता नहीं पाई जाती है। मंद बुद्धि बालकों में मौलिकता नहीं पाई जाती। मौलिकता मतलब एक क्रिएटिविटी टाइप रहता है। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा बहुबुद्धि का प्रकार नहीं? बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। इसका प्रकार कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नहीं है। कुछ प्रकार बताए थे उन्होंने बुद्धि के। अगला है आईपी यानी आईक्यू, बुद्धि लब्धि मापने का सूत्र, ये आपसे पूछ लिया जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणित 100। इससे संबंधित आपको प्रश्न भी पूछ ले जाएंगे कि यदि किसी बालक की मानसिक आयु इतनी है और वास्तविक आयु इतनी है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है, तो इस फॉर्मूले में रखकर आप हल कर सकते हो। अगला है फ्राइड के अनुसार मन के 3 घटक है, इड, अहम और सुपर ईगो, जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अहम, इड और परम अहम, यानी ईगो, इड और सुपर ईगो। अगला है हमारा बच्चों के व्यक्तित्व पर माता पिता का प्रभाव, तो माता पिता का प्रभाव प्रारंभिक बाल अवस्था में सबसे मजबूत होता है। अगला है आप एक आदमी को कुछ भी नहीं सिखा सकते हैं, आप उसे अपने भीतर खोजने में उसकी मदद कर सकते हैं, यह किसने कहा है? आपसे कथन भी पूछे जाएंगे कि कथन किसका है, तो ये हमारा गैलीलियो गैलीली का। अगला है निम्न में से कौन से अधिगम में योगदान देने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है? तो व्यक्तिगत कारक कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, नज़र। अगला है हमारा थॉमस पी ग्रीन के अनुसार शिक्षण एक शिक्षक का कार्य है जो बच्चे के डैश के लिए किया जाता है, तो बच्चे के विकास के लिए किया जाता है। विकास में ये सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं, प्रशिक्षण, अधिगम, मूल्यांकन। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो दृश्य शिक्षार्थी देखकर बेहतर सीखते हैं, सही बात है। दृश्य शिक्षार्थी प्रचुर मात्रा में नोट्स लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन दृश्य शिक्षार्थी के बारे में सत्य नहीं है? वे दृष्टांतों और दृश्य प्रस्तुतियों से लाभान्वित होते हैं, ये तो सही है। वे आमतौर पर अपने काम में साफ सुथरे नहीं होते, जी नेगेटिव हो गया, तो यही नहीं होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला है निम्नलिखित में से कौन थर्स्टन द्वारा सुझाई गई प्राथमिक मानसिक योग्यता नहीं है? तो प्राथमिक मानसिक योग्यता डी, रवैया, थर्स्टन के द्वारा नहीं सुझाई गई है। अगला है हमारा बच्चे डैश के माध्यम से सीखते हैं, सामाजिक संपर्क और सामाजिक भागीदारी, तो दोनों के माध्यम से सीखते हैं, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों से, बोथ 1 और 2। अगला है हमारा विभिन्न प्रकार की अभिक्षमताओं के बारे में ज्ञान हमें अपनी मेहनतों को कम करने और डैश को अधिकतम करने में सक्षम बनाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेहनत को कम करने और अधिगम को अधिकतम करने, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, लर्निंग।
अगला है हमारा परिपक्वता संबंधित है वृद्धि, शिक्षण प्रक्रिया, उत्पादक की प्रक्रिया या आवश्यकता की प्रक्रिया। तो परिपक्वता वृद्धि की प्रक्रिया से संबंधित है। बुद्धि की अवधारणा का सबसे पहला प्रयास डैश के कार्य से शुरू होने वाली साइकोमेट्रिक परंपरा थी। तो बुद्धि के लिए सबसे पहले थी, अल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले कार्य किया था। अगला है, इनमें से कौन सा सही नहीं है, नेगेटिव ढूंढना है। हर किसी का अधिगम का अपना तरीका होता है, बिल्कुल सही बात है। सीखने का सबका अपना अपना तरीका होता है। व्यक्तियों को दूसरे के अधिगम के तरीके का अनुसरण करना चाहिए, ये गलत बात हो जाएगी। ऐसे कई सिद्धांत हैं जो अधिगम के बारे में हमारी समझ को आसान बनाते हैं, बिल्कुल सही। बच्चे कैसे सीखते हैं इसके बारे में जानने शिक्षण अधिगम की पूरी प्रक्रिया आसान हो जाती है, बहुत सही बात है। तो बी हमारा गलत है, यह आंसर हो जाएगा। अगला है, बिने ने बुद्धि के कितने तत्वों को बताया है। तो इन्होंने बिने ने बुद्धि के 4 तत्वों को बताया है। यहाँ से हमारी बाल विकास खत्म हो जाती है। अब अगली वीडियो में हम जो 6 मार्च की सेकंड शिफ्ट को हल करेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, जानकारी पसंद आई होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी साथियों के साथ शेयर करें। और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।